हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडवांस IQ IP प्रोग्राम में। क्या हाल है बच्चा लोगों? चलिए शुरू करें। क्या हाल है भाई? अंजनी, दीपिका, गुड्डू, अन्नू, अंशु, अमिता, सोनू, क्या हाल है बच्चा लोगों? फटाफट जुड़ते रहो भाई। कैसा चल रहा है आप सबकी तैयारी, चाहे 2026 की हो और 27 की हो या 25 की हो? कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है, एक बार ये बताओ मुझे। आत्मविश्वास, मुकुल सैनी, कैसा लग रहा है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का लेवल, चाहे आपका जब भी अटेम्प्ट है? 25 वालों को तो मैंने इस समय प्रीलिम्साथॉन के द्वारा और आधारशिला के द्वारा यहां पर बैठा के रख दिया है। उनका कॉन्फिडेंस आप सब अगर उनसे बात भी करते होंगे तो 25 वाले कोई भी बच्चे यहां हैं तो देख सकते हो, एक तरफ से सबका मस्त हाई हाई चल रहा है, हाई फीवर चल रहा है सबका। तो 26 वालों का भी मस्त चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सही पाथ पर हैं, खूब मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस का मेंस का सेशन भी एक नंबर चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी मेरे साथ हैं, तो आप सब स्वयं समझ सकते हैं क्यों। सभी लोग बताओ भाई। रचना, अंजनी, ईच एंड एवरीवन, सब लोग बताओ। खुशबू, सोना, भारती, सभी लोग की ऐसा लगता है ना कि अब हो जाएगा। जहां भी हो, मुझे नहीं पता आपकी किस्मत कहां लेके जाती है, आईएएस में, पीसीएस में, बट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जितने उसके हिसाब से सीटें बहुत ज्यादा है, यानी हमें ये सोचना नहीं कि सीटें कम है, वो सब ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात पे है कि जो 2025 के बच्चे ना इस समय कॉन्फिडेंस के किस पायदान पे हैं। और मेरे लिए बड़ी ही चुनौती भी है। चुनौती यह है कि स्वाभाविक रूप से लोग मुझसे पूछेंगे कि आप बार बार 25-25 कर रहे थे, कितना रिजल्ट हुआ? अब देखते हैं मेरी किस्मत और आपकी किस्मत क्या रंग दिखाती है। तो ठीक है बच्चों, चलो शुरू करें। बजट 2025-26 अब आपके सामने आने वाला फर्स्ट हाफ फरवरी को। तो आज फिर प्री बजट एनालिसिस आपके सामने करूंगा। आज 3 टॉपिक, हिंदू और बिजनेस लाइन दोनों में 3 टॉपिक प्री बजट एनालिसिस पे हैं और उन पर हम बातचीत करेंगे, प्री बजट एनालिसिस पर। और आज एक बड़ी अच्छी बात मैं करूंगा। मैंने बहुत समय पहले, आप लोगों को जो काफी ओल्ड बच्चे होंगे वही समझेंगे, 5-6 साल पहले मैंने पढ़ाते हुए अपनी क्लास में कहा था, एक समय आएगा जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी एसी पर, एयर कंडीशन पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। तो बहुत पहले की बात थी और ये मेरे दिमाग में उपजा, मेरे प्यारे बच्चों। और बजट के द्वारा वो सब्सिडी दी जाएगी, कोई स्कीम बना करके वो सुविधा दी जाएगी, यानी एसी हर घर में होना चाहिए और उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही, चाहे बिजली की और चाहे सब्सिडी दे रही है खरीदने पर। आज भी मैं अपने उस विचार पर कायम हूं। आने वाले 4 से 5 सालों में आप देखेंगे कि एसी के लिए भी बजट में एलोकेशन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एसी लग्जरी नहीं है, एसी ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती गर्मी के बीच में एक एसेंशियल हाउस एलिमेंट है, आवश्यक घरेलू तत्व है, जिसको आप अब इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, ये तो एक बात हुई। ये मैंने भविष्य के बजट की बात की और उसी समय चर्चा के दौरान हम लोग बात क्या करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब बजट की पूरी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा, यानी अगर 1 घंटे बजट पर, ओवरऑल 1 घंटा नहीं होता, मतलब हम सबको अगर एक मान लें, 1 यूनिट मान लें, या 1 घंटा मान लें, 1 आवर मान लें, तो 1 घंटे में बजट पर जो चर्चा होगी उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा, यानी 50% बजट में केवल ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होगी। अब आप कहेंगे हैं सर, उसके लिए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये सब है। जी हां, उसके लिए सभी संगठन हैं, सभी व्यवस्था है। लेकिन अगर हम बजट देखेंगे और आज प्री बजट एनालिसिस पर भी बातचीत करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमी का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का गहरा इंपैक्ट नहीं है, वो भी नेगेटिव।
ऐसी परिस्थिति में बजट में चाहे प्राइमरी सेक्टर की बात हो नंबर 1, चाहे सेकेंडरी सेक्टर की बात हो नंबर 2, चाहे टर्शियरी सेक्टर की बात हो नंबर 3, चाहे बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे क्रेडिट पर काम करना है, इन सभी विषयों में क्या ग्लोबल वार्मिंग सेंटर में रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बताएं मुझे, बोलिए भाई। क्या इन सभी विषयों पर, इनफैक्ट हम जब सड़कें बनाएंगे, इंफ्रा बनाएंगे, तो इंफ्रा को भी हम ग्रीन इंफ्रा की तरफ ले जाने वाली बात बजट में कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये मैंने बहुत पहले ये डिस्कशन में कहा था, बहुत पहले की बात है। मैं मतलब जैसे मैं एज्यूम करता रहता हूं, और ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे यूपीएससी ने ही रास्ता दिखाया। जैसे 1993 में अगर आप उठा करके देखोगे तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, और यूपीएससी ने वो प्रश्न पूछा कि भाई 2001 के मेरे भारत की परिकल्पना, यानी 20वीं शताब्दी का अंत चल रहा था, 1993 उसके अंतिम वर्षों में से एक था, लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, और 21वीं शताब्दी शुरू होने जा रही। तो लगभग 10 साल पहले मेंस का एग्जाम हुआ और उसने एक प्रश्न पूछा कि 2001 के मेरे भारत की परिकल्पना। इसका मतलब है कि जब मैं तैयारी करने आया 2002-3 में, देन मेरे सामने पीवाईक्यू का लेटेस्ट क्वेश्चन ही यही था कि 2001 के मेरे भारत की परिकल्पना। तो ऑब्वियस है हमने अपनी तैयारी की शुरुआत में ही इस क्वेश्चन को पढ़ा, समझा और ऑब्जर्व किया कि यार ये तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछता है। तो फिर तैयारी की, प्रयास किए, मेहनत की, इंटरव्यू तक पहुंचा। स्वाभाविक रहा, नहीं हो पाया अलग बात है। और हमारे टाइम पर मैं बार बार एक बात कहूंगा, कोई अगर कहे हमने 3 दिया है इंटरव्यू, ये दिया, भाई हमारे पास 4 ही अटेम्प्ट ही थे। जैसे अभी 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी को, पहले 4 मिलते थे, तो हम लोग 4 वाले। खैर वो अलग बात है। और फिर उसके बाद जब से मैं तैयारी करा रहा हूं, तो उस एक प्रश्न ने मुझे हमेशा चैतन्य रखा, चेतना के साथ जोड़े रखा कि यार बच्चों को पढ़ाते समय फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है। फिर आपके समय का एक प्रश्न आया, वे सपने जो सोने ना दें। समझ गए? वे सपने जो हमें सोने ना दें। लो भाई, फिर वो सोचवा रहा है। तो ऐसे ही बजट भी आपको सोचवाएगा इस बार कि टोटल चर्चा आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के एंगल से होगी। आप कहेंगे सर उनकी बहस में तो केवल एक बार आया, यानी उनके वित्त मंत्री की स्पीच में या राष्ट्रपति महोदय के का जो भाषण होता है उसमें एक बार आया। लेकिन आप जब एलोकेशन देखेंगे, हर एलोकेशन में ग्रीन बजटिंग आपको दिखेगी, भले उसका ग्रीन बजट नाम ना दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से ही मैं अपने एक और, ये तो मैंने 5 साल 8 साल पहले लेक्चर लेते समय बातें कही थी, अब आज 2024 में जो अभी तक उल्लिखित नहीं है, जैसे अब उसका जिक्र करने जा रहा हूं। आने वाले 1 से 2 3 4 5 सालों में, और मुझे तो लगता अभी से होना चाहिए, लेकिन ग्रीन बजटिंग की अवधारणा आपको भारतीय बजट में देखने को मिलेगी। इनडायरेक्टली मिल रही, मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूं। जैसे 2005-6 में हमने जेंडर बजटिंग की शुरुआत की, आपको पता होगा, यानी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत धन यानी पैसे का वितरण या आवंटन। तो जेंडर बजटिंग भी हमने आजादी 1947 में पाई। उसके बाद बजटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई आजादी के इतने वर्षों के बाद। हमने 2005 एंड 6 में जेंडर बजटिंग शुरू की, क्योंकि हमें लगा कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा आज भी विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे, और जब तक हम आबादी के दोनों पहियों को, सभ्यता के दोनों पहियों को अगर हम एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तो सभ्यता लड़खड़ा जाएगी। एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स केवल ह्यूमन बना था, वो रिसोर्स नहीं था, और उस ह्यूमन को, मानव को, यानी महिला मानव को रिसोर्स में बदलने के लिए हमने जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। वैसे ही अभी इस बजट में भी स्वाभाविक रूप से अगर ग्रीन बजट नाम से कोई नई संकल्पना डाली जाती तो अब तक एडिटोरियल्स में कहीं कहीं जिक्र आने लगता। अगर सरकार डालती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसी प्रकार से जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, ये बात कहता था, आज फिर आपके सामने कहने जा रहा हूं कि 2000 मुश्किल से 2 3 4 5 सालों में मेन बजट, जैसे उसके साथ साथ जेंडर बजट, उसके साथ साथ ग्रीन बजट आपको शुरू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे
तो यूरोपियन यूनियन का मुकाबला कैसे करेंगे? सीबैम, कार्बन अगर आप उत्सर्जित करते हैं तो सीबैम के तहत आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो भी उत्पाद यूरोपियन यूनियन की मार्केट में जाएगा, और आपका बहुत ढेर सारा उत्पाद यूरोपियन यूनियन की मार्केट में जाता है, यानी आज वो 100 रुपए में जा रहा है, कल उस पर टैक्स लगेगा, 102 रुपए हो जाएगा। ये 2 रुपए की जो कीमत है वो आपको मार्केट से बाहर करने लग जाएगी। तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वही है कि एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच और स्वाभाविक रूप से एक होता है आगे की अप्रोच। और आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि आप ही लोगों में से लोग वहां पर पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, आप भी आईएएस अधिकारी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जरा सोचना कि जो ये मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, तो इसका इंपैक्ट उतना नहीं जाएगा, बट आपको सोचना है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि यार सर भी तो ऑब्वियस आईएएस की कैपेबिलिटी रखते रहे, तभी इन्होंने मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया। दूसरा, चलो ये फेल रहे तो इनको हटा देते हैं, लेकिन फिर ये वापसी करते हैं और ढेर सारे बच्चे इनके नेतृत्व में सफल भी हो रहे हैं, प्रॉपर आईएएस भी बन रहे हैं, अलाइड में भी जा रहे हैं, और ये लगातार 10 वर्षों से चल रहा है, ये भी नहीं किसी 1-2 वर्ष की बात हो। तो स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब है ये बात पॉलिसी मेकर्स को क्यों समझ में नहीं आ रही है कि अब समय आ गया है कि हम बजट खंड में जेंडर बजटिंग के साथ साथ ग्रीन बजटिंग की नई संकल्पना को आगे बढ़ाएं, जबकि हम अपनी सभी स्कीम्स में अब बात करने लगे हैं क्लाइमेट फंड की। अगर ग्रीन बजटिंग की बात होगी, आप कहेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? ग्रीन बजटिंग का मतलब हो गया कि सरकार ने बजट में जब ग्रीन बजटिंग की संकल्पना को एक्सेप्ट किया तो वो फिर हर एक प्रोग्राम, हर एक पॉलिसी, हर एक इनिशिएट में वह प्लान करेगी ग्रीन बजट किसको किस मात्रा में और क्यों आवंटित किया जाएगा। जब सरकार ऐसा करेगी तो पॉलिसी मेकर्स, स्टेट और उसके साथ साथ लोगों, इन सब का मन गहरे स्तर पर बदलेगा और फिर हम किस प्रकार के विश्व की तरफ बढ़ेंगे, उसी विश्व को कहते हैं सस्टेनेबल वर्ल्ड, यानी धारणीय विश्व। धारणीय विश्व का मतलब एक ऐसा विश्व जो वर्तमान के संसाधनों का इस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहा है, जो भविष्य के संसाधन, यानी जो भविष्य की पीढ़ी आएंगी उनको भी संसाधन प्राप्त होंगे, वो संसाधन से वंचित नहीं होंगे। आई होप अब आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं और यह यात्रा कितनी लंबी है। तो बस इस बजट, प्री बजट सेशन में मुझे इतना ही कहना था। बाकी 1 फरवरी को, 2 फरवरी, 3 फरवरी को ताबड़तोड़ चर्चा करेंगे और इस बार आपको अच्छे से पता है कि कोई कंटेंट पीछे नहीं रहेगा, केवल आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आपके क्लास लेने से पहले ही सारा कंटेंट आपके हाथ में, जैसे हिंदू का देता हूं, आपके हाथ में रहेगा। आपको केवल देखना है, सुनील अभिव्यक्ति को केवल बोलना है, एक नए प्रकार का एनालिसिस। क्योंकि जब कंटेंट आता है तो मैं बंध जाता हूं, मेरा जो नेचुरल है वो रुकने लगता है। आप सबको भी अच्छे से पता है, जब मैं देखता नहीं हूं तो मैं ज्यादा नेचुरल होता हूं। अब देखता हूं तो उन्हीं लाइनों में फंस जाता हूं, इन्होंने क्या कहा इन्होंने। लेकिन बच्चे आज की जनरेशन के वो वाला ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी की लिखा हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या क्या है हिंदू में चर्चा हो जाए तो आप देख सकते हैं, यानी प्री बजट एनालिसिस सेशन में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ढेर सारे टॉपिक, 4 एडिटोरियल है, जिसमें से बच्चे पहला तो बवाल है। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आप लोगों के सामने आता हूं। अब आप इसका केवल टाइटल पढ़िए, बिल द 5 फाइनेंशियल ईयर 25-26 बजट रिवर्स द डिक्लाइन इन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। ये कह रहा है, यह एडिटोरियल हिंदू का बहुत सारे डेटा के साथ। मैं 1 मिनट आपको प्रश्न पढ़ूं, चूंकि प्रश्न मैंने टीम को भेजा था फोटो खींच करके कि ये क्वेश्चन लगाना है क्यूआईपी में। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में प्रश्न निकाल लूं बस, तब इसके बारे में बात करूंगा तो आपको मतलब इतना मजा आएगा कि यार ये यूपीएससी क्या है और कितना आसान है, यह इस व्यक्ति के साथ आसानी से समझा जा सकता और इस एग्जाम को पकड़ा भी जा सकता है। कैसे, जरा देखिएगा और आप सोचिए कि इस आर्टिकल के साथ जो प्रश्न मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या 100% कनेक्ट है कि नहीं।
देन आप समझ पाएंगे बजट एनालिसिस बहुत डीपली जाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार हमारा बजट एनालिसिस भी लगभग 10 से 12 लेक्चर लेगा, और ये केवल 2025 के बच्चों के प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा, ये मेंस के लिए भी होगा। तो इसका मतलब 2026-27 के बच्चों के लिए भी होगा। तो प्री बजट एनालिसिस में आप देखिए क्या प्रश्न है कि भैया क्या जो 2025-26 का ये बजट आने वाला है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं 1 फरवरी को, तो क्या जो सामाजिक क्षेत्र में सरकार का खर्च है, सामाजिक क्षेत्र यानी आप सबको पता है एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल में, रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में, मनरेगा ऐसी स्कीमों में, आई होप आप समझ गए। तो क्या इन क्षेत्रों में जो सरकार का पैसा लगातार ये डेटा दिखा रहा है कि श्रिंक कर रहा है, तो क्या इसको वो उल्टेगी, यानी सामाजिक क्षेत्र में जो खर्च अभी ऐसे हो रहा है लगातार 6 सालों में, क्या ये बढ़ने का ट्रेंड दिखाएगा, यानी क्या सामाजिक क्षेत्रों में ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा, यानी हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल पर और मनरेगा ऐसी स्कीमों पर, रूरल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो सोशल सेक्टर आपको समझ में आ गया। एक बार बताना बच्चों, ये टॉपिक समझ पाए तभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तभी आपको मजा आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का अंदर मैं डिसेक्शन करने जा रहा हूं, वो एक अलग बात है। टॉपिक समझ में आए कि सामाजिक क्षेत्र में जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भारत सरकार का हाल के समय में खर्च कम हुआ है। ऐसी परिस्थिति में क्या यह खर्च इस बार बढ़ जाएगा? समझ में आ गया नीतीश? ईच एंड एवरीवन करें हाँ सर। अब मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूं, 2019 में पूछा गया था जीएस पेपर 2 में। भारत में, और आपको याद आ जाएगा ये प्रश्न मैं कई बार करा चुका हूं, भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। निर्धनता और भूख में एक मुद्दा है, आप ऐसे समझिए क्या है वो मुद्दा। प्रश्न में देखिए, ये प्रश्न ही पढ़ रहा हूं, अभी इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना, सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र के खर्च को कम किया जाना, निर्धनों को यानी गरीबों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्य इतर आवश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। दिस इज द ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया, द श्रिंकिंग, वर्ड पकड़िएगा, श्रिंकिंग सोशल सेक्टर पाई। There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. The shrinking of social expenditure by the government is forcing poor to spend more on non-food essential items, और इसके कारण स्क्वीज हो रहा है उनका फूड बजट। यानी इस प्रश्न में कहा गया है कि सरकार सामाजिक क्षेत्र पर खर्च कम कर रही, जिसके कारण से जो गरीब वर्ग है, सामाजिक में क्या आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, पोषण आता है। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण है, इस पर आम जनता को अपना पैसा, जो गरीब है उसको खर्च करना पड़ रहा है। समझ गए? और जब वो इस पर खर्च कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह अपनी खाने की थाली को छोटा कर रहा है। ये प्रश्न में पूछा गया, आप बताइए क्या यह सही है या सही नहीं है? तो प्रश्न की डिमांड आप लोगों को समझ में आई? प्रश्न की डिमांड क्या है कि भैया अगर हम, सरकार सोशल स्पेंड कम करेगी तो इसके कारण गरीब को वह ज्यादा करना पड़ेगा, और जब वो ज्यादा करेगा तो उसकी जो खाने की थाली वो छोटी होगी, या उसमें न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, या सेक्रीफाइसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? कितना मस्त प्रश्न। और देख लीजिए पूरा टॉपिक आपके सामने। तो जो लोग मेरे फाउंडेशन के भी हैं, कभी आपको अपने दिमाग में नहीं लाना कि सर जीएस 1 2 3 की क्लास, वो ट्रेडिशनल पढ़ाई से कुछ ना होने वाला बेटा। वो आपको लगेगा, आप स्वयं विचार करो, जीएस पेपर 3 में 9 क्वेश्चन यार, आप उठा करके देखिए, 9 क्वेश्चन अकेले इकोनॉमिक्स से आता है। 20 में से 9 इकोनॉमिक्स से, 3 एनवायरमेंट से, 2 डिजास्टर से, 1 2 3 साइंस से, 1 2 इंटरनल सिक्योरिटी से, 3। मेरे बच्चे अब इसके लिए आप कितना पढ़ रहे हो? सालों साल आप जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हो यार, नहीं पढ़ना है।
ये हिंदू मतलब ये सब कुछ है, ऑप्शनल एथिक्स ऐसे गॉड हिंदू, बाकी जो बचा कुछ है वो सब अपन करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़िए मत, ज्यादा कम पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और जीएस 2 और 3 तो टोटल करंट अफेयर से आप कहीं से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हिंदू अच्छे से कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस विषय पर अपन विस्तार से भी चर्चा करने जा रहे हैं, पूरा प्रश्न आपको टैकल कराऊंगा इसी डेटा के आधार पर। इसका मतलब अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी प्रश्न को अगर थोड़ा और मैं लेकर के घुसूं अंदर, अब ये तो 2019 में आता, अगर यही प्रश्न 2025 में आए और 26 में आए तो क्या आप इसमें एक पॉइंट और एड ऑन नहीं कर पाओगे? मुझे याद आ गया, यहीं बोल दूं, अंदर भूल जाएगा कि भाई 2019 में मुद्रास्फीति की वह स्थिति नहीं थी जो कि 2024 में है, और 2025 की शुरुआत में भी आया नहीं आंकड़ा, लेकिन उतना ही है। और विशेषकर फिर से पकड़िएगा फूड इन्फ्लेशन, यानी खाद्य मुद्रास्फीति। तो यह प्रश्न कह रहा 19 वाला कि भैया क्योंकि सरकार सामाजिक व्यय पर पैसा कम खर्च कर रही है, तो इसके कारण लोगों को अपने बच्चों को तो पढ़ाना ही है, टीका लगवाना ही है, दवा दिलानी ही है, डॉक्टर के पास लेके जाना ही है। तो ऐसे में जो उनका खाने का बजट उसको वो छोटा कर रहे हैं। ऐसा नहीं को खाना नहीं खा रहे हैं, दाल घर में अरहर की पहले मटर के साथ इतनी मिलाई जाती थी, अब उसको इतना किया जा रहा है, यानी वो कटौती कर रहे हैं। और उस कटौती किए गए पैसे को वो हेल्थ एजुकेशन में अपने बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अब 2025 में क्या होगा? क्या आप एक लाइन लिख नहीं सकते कि अगर यही स्थिति कंटिन्यू रहती है तो उनका खाद्य बजट तो उनके सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में जा रहा है। किसके? लोगों के सोशल, मतलब वो अपने खाने का बजट कहीं और खर्च कर रहे हैं। किसमें? हेल्थ में, एजुकेशन में, इन सब में। लेकिन जिस प्रकार की मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति आज है, वह इस बात को प्रमाणित करती है कि अगर सरकार ने 2025-26 के बजट में सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग को बढ़ाया नहीं तो गरीबों की थाली और छोटी हो जाएगी। जीएस पेपर 2 गरीबी एवं भूख की जो स्थिति है वह और गंभीर होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका प्रमाण है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका प्रमाण है। नीति आयोग का एमपीआई ये कहता है हमने रिफॉर्म किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्या हम सतत विकास लक्ष्य नंबर 1, 2 को यहां कनेक्ट कर सकते हैं? नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। बच्चों समझ में आया? तो आपको क्या करना है कि हमें यूपीएससी को पकड़ने के लिए ना बच्चे, ये जो इस समय मैं कर रहा हूं, जो मुक्त हस्त एनालिसिस, यानी पिछले जब से मैं ऐप पे आया हूं कि कुछ एक अलग एंगल पकड़ते हैं, नए ढंग से चीजों को सोचने की कला सिखाते, इसलिए इतने ज्यादा क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आईक्यूआईपी में। यानी क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, पहले केवल क्वेश्चन बताता था इस टॉपिक से कैसे कनेक्ट है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूं, जैसे अभी कर रहा हूं, क्योंकि अब ऑब्वियसली कोई हेजिटेशन नहीं। तो ये बजट जब हम एनालिसिस करेंगे इस लेवल पर लेकर के चलेंगे, और आप लोगों को भी कहेंगे कुछ लिखना नहीं, केवल मेरा ऐसे ही लेक्चर सुनना, इधर लिखा रहेगा ऐसे ही, यानी कौन सा जो सरकार का बजट है उसके बाद एक एक पॉइंट मैं एनालिसिस करूंगा, बिना किसी कंटेंट, बिना किसी भी चीज के, जिससे कि आप एक गहरे स्तर पर अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा कर सके। क्योंकि अगर स्किल आपका बढ़ानी, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ज्यादा बच्चे तो नहीं, और मैं कभी भी बेटे झूठ नहीं बोलता मेरे पास कितने बच्चे हैं कितने बच्चे नहीं, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मेरे पास ज्यादा बच्चे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मैं कॉपियां खुद ही चेक कर रहा हूं। प्रीलिम्स अथवा में आप लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम डाउट मैं खुद ले रहा हूं, ठीक है। अब उसमें हमारी टीम आदित्य सर की तरफ से आ जाता है, रवि रंजन सर की तरफ से, तो अब फिर उसको रिप्लाई में नहीं करता, क्योंकि वो फिर सही नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बिहार पीसीएस के यानी कुल 30 बच्चे एडमिशन में आए थे, और
उनमें से 8-10 का नहीं हुआ, लगभग 20 बच्चे हमारे पास जिनका प्री हो गया है। 1 मिनट में और अच्छे से बता दूं, अभी तक ऐड नहीं, आज भी कुछ बच्चे ऐड हुए हैं जिससे कि आपको मैं रिजल्ट भी बता सकूं। तो हमारे यहां अभी तक 12 बच्चे जो मेरे मतलब जिनका डेटा मेरे पास है, जो क्वालिफाई करके मेरे पास आ चुके हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं भैया क्योंकि आप पूछोगे भी ना कि सर 12 आए थे या 15 आए थे तो उसमें से कितना मेंस निकला, तो लगा तो हूं कि जबकि इसमें बहुत से बच्चे कच्चे हैं, पहली बार वो अपनी लाइफ में कुछ लिखने जा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कोशिश में हूं कि इन सबको निकाल ले जाऊं। तो मेरा यही है कि हम लोगों को किसी भी सूरत में रिजल्ट करना है, दैट्स इट। और उसी के लिए सारी मशक्कत ये चल रही, नए ढंग से सोचवाया जा रहा। फिर तो बिल्ड अप बजट, ठीक है ना, इकोनॉमिक डायनेमिज्म, यूनियन, बहुत सी ये सारे विषय आपके साथ आगे डिस्कस हैं। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पेरिस में सबमिट होने वाली है। तो क्या क्या टॉपिक एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या बजट आर्थिक गतिशीलता को पुनर्जीवित करेगा? इकोनॉमिक डायनेमिक्स यानी आर्थिक गतिशीलता का मतलब हो गया कि इकोनॉमी जो थोड़ी स्लो पड़ी है वो तेजी के साथ चलने लगी। यानी अब हमें यहां से सीखना क्या है बेटे, चाहे तो आप इसमें कोई एनालिसिस मत पढ़िए, इस वाले में आपको बस इतना पढ़ना है भाई, इकोनॉमिक यानी बजट आता है किस लिए। इस टाइटल से हम क्या सीखते हैं भैया, बजट आता है आर्थिक गतिशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए, इकोनॉमिक डायनामिज्म को मजबूत करने के लिए। अब आप कहेंगे सर ये इकोनॉमिक डायनामिज्म, अरे भाई आर्थिक गति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब सेक्टर का ग्रोथ, समावेशी विकास का रेफरेंस, वो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर होता है सबको मजबूत करने के लिए क्या ये बजट आएगा, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक डायनामिज्म। तो अब हम लोग इसको विस्तार के साथ पढ़ेंगे कि भाई जब चर्चा होगी तो आप लोग सोचना कि क्या ये आर्थिक गतिशीलता को बढ़ाने वाला बजट है। तो सत्ता पक्ष कुछ कहेगा, विपक्ष कुछ कहेगा, उस पर हमें नहीं जाना क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस बजट का होता नहीं है, बड़े दुख की बात है। जो पैनल्स भी आते हैं, पैनल में बहुत एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हों वो लोग बैठे बात करें तो नई पीढ़ी को सीखने को मिले। बट हम लोग जितना भी मुझे आता है मैं काफी डीप एनालिसिस करूंगा, मजा आएगा आप लोगों को। ऑब्वियस है जीएस पेपर 3 सिलेबस का पार्ट है सरकारी बजट, तो सिलेबस का पार्ट ही है, तो इसका मतलब बजट मेंस के लिए तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रीलिम्स के लिए लेकिन जीएस पेपर 3 की यूनिट ही है सरकारी बजट, और टोटल करंट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा फाउंडेशन बैच में मैंने इकोनॉमिक्स खत्म किया तो मैंने वहां सरकारी बजट नहीं पढ़ा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि सरकारी बजट करंट बेस्ड है, उसको हम करंट से पढ़ेंगे, आप सबको याद होगा। और ऐसे तो स्वाभाविक है, बजट तो अपने आप में पूरा समंदर है ऐसे का। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई जैसे इकोनॉमिक्स पर चाहे आईएएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या कोई सा भी पीसीएस हो, आप देखोगे ऐसे आता है इकोनॉमिक्स के विषय पर कोई सा भी। तो स्वाभाविक रूप से अगर आपको बजट की बातें याद हैं, बजट का एनालिसिस याद है, तो कुछ ना कुछ आप इनपुट दे डालेंगे। जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा था 2016 में भारत के समक्ष संकट आर्थिक या नैतिक, यानी क्या इंडिया के सामने इन द फ्रंट ऑफ इंडिया क्या इकोनॉमिक क्राइसिस है या एथिकल क्राइसिस है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा। तो इकोनॉमिक क्राइसिस है कि नहीं है, यानी आर्थिक संकट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें बजट जानना है, हमें इकोनॉमिक सर्वे जानना है। ऐसे ही 2014 में आपसे पूछा कि यह नीति गतिहीनता थी यानी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया, यानी पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहे हैं या जब आप इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको बजट जानना चाहिए, आपको इकोनॉमिक सर्वे जानना चाहिए। दिस इज द बेसिक, ठीक है ना। जैसे यूपीपीसीएस में एक प्रश्न पूछा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, संभावनाएं एवं चुनौतियां। तो अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की संभावनाएं और चुनौतियां क्या बगैर इकोनॉमिक सर्वे पढ़े आप लिख सकते हैं? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनफैक्ट बजट आप भूल सकते हैं क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर का। इकोनॉमिक सर्वे हमारा एक आर्थिक पत्र होता है जो हमें हर प्रकार से सक्षम बनाता है सोचने के लिए। क्या सही है ये?
मुझे बताएं आप सब लोग, खुद भी सोचिए ना भाई। ठीक है बच्चों, बोलो क्या इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ही तो संभावनाएं और चुनौतियां दोनों मौजूद होती हैं इकोनॉमी के सामने, हैं? तो बस, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत, जैसे बिहार पीसीएस का वैसे था, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। आप सोचिए, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे, यानी प्रोएक्टिव होना है आपको, समय से कार्य करना है। ठीक है, तो समय पर काम करना है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई भी पॉलिसी अगर हम यह ऐसे कर रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस, तो ये क्या है कि हमने अगला खेती आगे नहीं किया, हमने पछिला खेती किया, इसीलिए हमारी जीडीपी कमजोर पड़ती है। धोबिये कुकुर न घर के न घाट के बिहार पीसीएस का कैसे? अब धोबिया कुकुर न घर के न घाट के मतलब क्या हुआ? इसमें भी है एक सेंस, एक भाव, सेंस को हम भाव कहेंगे, कि अगर आप समय पर नीतियां नहीं बनाते हैं और आपकी समृद्धि कमजोर होती, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएंगे, ना आप इधर के होंगे ना आप उधर के, यानी धोबिया कुकुर ना घर के ना घाट के। इसलिए हमें पॉलिसी में डायनामिज्म लाना पड़ेगा। इकोनॉमिक डायनामिज्म यही बात कह रहा है। अब आप बजट पढ़ेंगे, एक और बिहार पीसीएस की कहावत है, अनेर धनेर के राम रखवार, यानी जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो टाइप का। तो यानी जब बजट में समावेशी विकास यानी बीकर सेक्शन के लिए जब सरकार बजट देगी, स्कीम्स नई नई लॉन्च करेगी, तो वो क्या हो गया? वो सभी जो बजट है और जो स्कीम, वो क्या इस बात को प्रमाणित करेगी कि नहीं कि अनेर धनेर के नाम रखवार, जिसका कोई नहीं उसका सरकार है, जो वंचित है उसका सरकार है। विचार कीजिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपने देश को फॉलो करते हैं, अगर हम अपने देश को फॉलो करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश मतलब सरकार को, सेंटर स्टेट दोनों को, तो हमारी 90% तैयारी तो वैसे ही हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद बजट को, विकास को बढ़ावा दे, वही सिंपल, वही सारी बातें कि भाई ग्रोथ बूस्टर होना चाहिए। अब ग्रोथ बूस्टर का क्या मतलब होता है? जब हम पढ़ेंगे तो हम सर्च करेंगे भाई ग्रोथ बूस्टर है कि नहीं। अब ग्रोथ बूस्टर, बजट को ग्रोथ बूस्टर वाला होना चाहिए। अब एडिटोरियल आप पढ़ोगे ठीक है, लेकिन आपको रटर वही सारी बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं एक शब्द में आपको समझाऊं कि ग्रोथ बूस्टर का क्या मतलब है, और आप लोग मुझे बताना, दो प्रकार से मैं अपने ढंग से समझा रहा हूं, फिर आर्टिकल आप पढ़ना, जरा सोचना। ग्रोथ बूस्टर मुझे पढ़ाना तो हम कहेंगे भैया ग्रोथ बूस्टर का मतलब होता है ऐसा बजट आए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हेल्प करे, ऐसा बजट आए जो, ऐसा जो डिमांड को सपोर्ट करे। क्या इसके अलावा हमको इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत है? ग्रोथ कोई भी बजट हो मेरे बच्चे, सेंटर का, स्टेट का, ग्रोथ बूस्टर का मतलब क्या हो गया? जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ के दो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड। यानी डिमांड होगी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। और अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम नहीं करेगा तो इसी से निकलता है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम भी आपकी कमजोर रहेगी। बताना मुझे, आप स्वयं विचार करो, बताइए क्या ग्रोथ बूस्टर में इन दोनों के अलावा तीसरा कुछ होना चाहिए? यानी सरकार जो भी करेगी इन्हीं दोनों को लेके करेगी। आप देख लीजिएगा, टैक्स रेट, टैक्स स्लैब कुछ भी घटाएगी तो डिमांड को बढ़ावा देगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खरीदेंगे। कारपोरेट को अगर छूट देगी तो कारपोरेट इन्वेस्टमेंट करेगा, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल की जरूरत होती है, कैपिटल मिल जाएगा। जैसे ही वो कहेगा हम स्किल सेंटर्स खोलेंगे, तो चारों फैक्टर में से लैंड
लेबर को काम मिलेगा। और जब कैपिटल लगेगी, लेबर को काम मिलेगा, तो कहां मिलेगा? किसी भूमि पर, यानी लैंड एंड, जब भूमि पर काम होगा, फैक्ट्री बनेगी, तो अब इस रॉ मटेरियल की डिमांड होगी और इकोनॉमी चल पड़ेगी। आप स्वयं विचार करें। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। हर एक बच्चे को गांव गांव तक यह सीखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी गतिविधि आर्थिक रूप से हो रही है, अगर बजट आ रहा है कुछ भी, तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रख करके बातें होंगी। एक दूसरा, किस चीज को रख करके बातें होंगी उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर। होगा कि नहीं होगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर। क्या आपको रटाया नहीं है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर। तो आप सोचिए, पूरा बजट यही आएगा कि हम राजकोषीय घाटा कितना रखें, आएगा कि नहीं आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर में पूरा बजट आएगा क्या? फिजिकल डेफिसिट को हम कैसे मेंटेन करेंगे, एफआरबीएम एक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बात होगी। कितना रुपया आएगा, कितना रुपया जाएगा, किस पे आता है, किस पे जाता है, ये सब राजकोषीय डिस्कशन है, फिजिकल डिस्कशन है। यह रहेगा कि नहीं, इसके बारे में आप कहेंगे हाँ सर रहेगा। मुद्रास्फीति मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या इनके बारे में रहेगा कि नहीं? कुछ सहूलियतें, कुछ सुझाव, स्वयं विचार कीजिए। क्या हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है, इसके बारे में वित्त मंत्री नहीं बताएंगी। फॉरेक्स रिजर्व है और इतना है तो क्यों, उसके कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर हैं। तो इसका मतलब है ये सब ग्रोथ बूस्टर है, इसलिए बजट में इनके बारे में विशेष विशेष बातें, विशेष विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो इन दोनों के अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या और कुछ होने वाला है इस बजट में? एक बार सबके जवाब चाहूंगा, सभी बच्चों के जवाब। एक तरफ से फिर कुछ बात कहना है, इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया बजट? ठीक है, मयंक, दीपिका, ईश्वर, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं। क्या सुनील अभिव्यक्ति को बजट पढ़ाने की जरूरत अब है? सोच लो, क्या सुनील अभिव्यक्ति को बुडगेट पढ़ाने की जरूरत है? आप विश्वास करिए, केवल डर के कहेंगे कि हां सर, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अदरवाइज जिस बच्चे ने मुझसे इकोनॉमिक्स की क्लास ली है बेसिक, उसको प्री और मेंस दोनों की, जो भी बच्चे ध्यान रखेंगे, मुझे पहली बार सुनेंगे, मैं हमेशा प्री और मेंस अलग पढ़ाता हूं, या हमेशा प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। तो क्या अब आप बजट का एनालिसिस खुद नहीं कर पाएंगे? एक बार सब बच्चे बताएं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, ईच एंड एवरीवन, सबका मैं अब फिर से सुनना चाहता हूं। क्या आप अपना बजट एनालिसिस इन्हीं 2-3 पॉइंट पर खुद कर पाएंगे कि नहीं? मैं करें सर ऑलमोस्ट कवर। रानी कुमारी यस सर कर लेंगे। मैं वर्मा मैं तो कर सकता हूं, ठीक है। राजपूत आरती सिंह सर, मुझे बताया आपकी क्लास इनफ है। दीपिका शर्मा जी सर, आपने टॉपिक क्लियर किए हैं। अनु यादव, आजमी मलिक, ठीक है। एज प्रियंका, रुपेश, गुड्डू, ठीक है। तो बस अब जो भी बच्चे हैं, आप लोग स्वयं विचार करें, आप बजट पढ़िएगा और एक बार खुद एनालिसिस करिएगा, देन मेरी क्लास का हिस्सा बनिएगा। तब आपको लगेगा कि आप कितना कर चुके हैं, और जो बचा खुचा रहेगा, यानी ऑब्वियस मैं टीचर हूं, मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो उतना आप नहीं सोच पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उस टाइम पर आप कनेक्ट होते हैं, यानी पहले खुद एनालिसिस करके, तो संभवतः आपको बहुत 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 मजा आएगा। अरे क्या है भाई, एक मिनट बच्चों, ठीक है, चलिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की, अब वो सब रिपीटेड टॉपिक, ट्रंप की ऊर्जा, ये तो करना नहीं है, तो मैं करा, मतलब बस ये भी ध्यान रखिएगा, सब रिपीट भी होता है। डाउन टू अर्थ अब आपके सामने आता है। आरटीआई का रेफरेंस है, लेकिन ये हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, इसको मेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे आरटीआई। अब बट आरटीआई के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम वन कानून, यानी इसमें वन कानूनों का जिक्र है मध्य प्रदेश का, तो हम भारत के वन कानूनों पर, फॉरेस्ट लॉज पर प्रीलिम्स के कई क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ पर आप देखो कैंपा और इन सब पर क्वेश्चन पूछा हुआ।
तो हम यहां से करेंगे और आप इसके अंदर कुछ और भी डिटेल पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आता है यहां से, क्या वित्त वर्ष 2026 का बजट सामाजिक क्षेत्र में व्यय में गिरावट, तो ये आपके सामने आई गया, यानी इसको तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, डिटेल में थोड़ा और कर दूंगा। केंद्रीय बजट देख लीजिए आप, जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़, टर्निंग पॉइंट ऑन क्लाइमेट एक्शन, तो ये महत्वपूर्ण विषय है और आने वाले समय में अगर इसमें क्लाइमेट एक्शन पर बड़ी बात होगी तो 2025 में मैं आउट कर दूंगा कि बजट और क्लाइमेट एक्शन को लेकर के जो भी बातें हुई हैं 100% प्रश्न आ रहा, क्योंकि सरकारी बजट से एक प्रश्न ऑलमोस्ट आप देखोगे, ऑलमोस्ट हाल फिलहाल में 1-2 साल में नहीं आया, लेकिन उसके पीछे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर दी है। अपने को अंदर कुछ नहीं पढ़ना, अंदर कंटेंट मैंने दिया, आपने रीड कर लेना है, क्योंकि जब बजट में आएगा देन अपन बात करेंगे। फिर आता है ओडिशा में, ये भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, कोयले की धूल जो है पत्तियों पर यानी पौधों की लीव्स पर जम रही है जिससे कार्बन अवशोषण अवरुद्ध हो रहा। भाई साहब ये टॉपिक तो मैं पढ़ा, रिसर्च है, शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, व्हाट इज रिसर्च अ ब्लाइंडेड विद नॉलेज। मेरा दिमाग खराब हो गया यार इस टॉपिक को पढ़ करके, मन कर रहा है यही पढ़ा दूं। कैसे यार, ये टॉपिक कह रहा है कि एक तो कोयले से जो है, कोयले की माइनिंग से, कोल माइनिंग से कार्बन उत्सर्जन होता है और स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक दूसरा भी है कि ये जो कार्बन उस जब हम खनन करते हैं तो कार्बन उस एरिया में जहां पर ये होता है, उन सभी खदानों के आसपास जो भी प्लांट होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, उनमें जो लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियां की क्या करती है, हरे पौधे क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं ना भाई साहब। ये जो कोयले की राख है उनके ऊपर जाके जमा हो जा रही है और वो अवशोषण ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कोयला दोहरे स्तर पर क्लाइमेट को प्रभावित कर रहा है। गजब का रिसर्च है यार, अच्छा लगा ये मुझे पढ़ करके ये वाली बात। ठीक है, तो अच्छा है, इस पर भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना दिया है। तो फिर इसके बाद आते हैं, यानी पेरिस में एआई समिट होने जा रही है 11-12 फरवरी को, और भारत उसका को प्रेसिडेंट है, सह अध्यक्ष है फ्रांस के साथ। तो हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है, ग्लोबल लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है। तो जीएस पेपर 2 ये स्वाभाविक रूप से आईआर में भी जाएगा, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट साइंस दोनों में जाएगा, प्रीलिम्स के लिए तो है यही। तो एआई में जो होगा वो तो अपन बात करेंगे यहां पर भी एक चर्चा, ऑब्वियसली ग्लोबल लीडर के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं और एआई आने वाला सिस्टम एआई का ही है, तो स्वाभाविक रूप से एआई पर कुछ भी पूछा जाएगा, यहां जो होगा उस पर हम जो है जब 11-12 फरवरी को होगी बैठक तब उस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने आज सारे मुद्दे उठा दिए। ग्रीनलैंड की क्रिस्टल नीली झीलें भूरी क्यों हो रही हैं, ये भी देखिए क्लाइमेट चेंज का एक इंपैक्ट। तो ग्रीनलैंड क्रिस्टल ब्लू लेक्स अब ये चर्चा में है, अब इनके बारे में, ग्रीनलैंड वैसे भी चर्चा में, ट्रंप ने कहा हम इसे ले लेंगे, तो ग्रीनलैंड मैंने पहले बताया, खूब अच्छे से पढ़िएगा। अब आज एक और बात आ गई, हो सकता है वो ना पूछे, यही प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछ ले। तो ये सारे टॉपिक हैं। बाकी आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को बजट, तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों की विस्तृत क्लासेस मैं अपने ऐप पर दूंगा, जो भी बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ जरूर लीजिएगा। बाकी 1 फरवरी से एसे की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, याद रखिएगा। 1 फरवरी से फाइनल है, कोर्स बन चुका है, लॉन्च हो चुका है और ऑल एग्जाम्स है। तो आप एसे की, और ये लंबी क्लासेस हैं, यानी इसमें लंबा सेशन चलेगा, चलता रहेगा जब तक कि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं करा ना दूं, सबका नोट्स ना दे दूं, यानी सिखाऊंगा भी और नोट्स भी दूंगा, सिखाऊंगा भी और नोट दूंगा। ठीक है, इसके अलावा 3 फरवरी से ऑप्शनल इथिक्स और एसे का कॉम्बो, ये भी हम लोग आपको दे रहे हैं कि आप जो बच्चे इकोनॉमिकली कहते हैं नहीं पूरा पैसा है, तो ऑप्शनल इथिक्स ऐसे कर लेते हैं तो भी उनकी नैया पार है। फिर इसके बाद यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों का ऑफर है, कॉम्बो है, यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी। पर्सनल मेंटोरशिप भी है, हिंदी साहित्य ऑप्शनल भी है,
हिस्ट्री ऑप्शनल भी है, सी सेट भी है, जो भी आप लेना चाहें आप इन नंबर्स पर कॉल करके जरूर हमारे साथ जुड़े। और उम्मीद करते हैं कि सबसे ज्यादा मजा आपको मिलेगा मेरी मेंटरशिप में। क्या वित्त वर्ष 2026 का बजट सामाजिक क्षेत्र में व्यय में गिरावट को उलट देगा? यानी ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक क्षेत्र का जो खर्च है उसमें गिरावट है। मैंने विस्तार से आपके सामने बात रख दी है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ट्रेंड पूरा डेटा आपके सामने है। रेलिवेंस फॉर यूपीएससी जीएस यानी सबसे पहले मेरा सिलेबस आपके सामने आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है, बजट में सामाजिक क्षेत्र के खर्च का विषय आपके लिए महत्वपूर्ण, खासकर सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए, जिसमें गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास तीनों बातें शामिल हैं। आप इसको अच्छे से समझ पाए। यह मुद्दा क्यों प्रासंगिक है? इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हाल के वर्षों में सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में गिरावट आई है, जिससे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों? और यही यूपीएससी ने आपसे प्रश्न में भी पूछा है। तो लेख में हाल के वर्षों में भारत में सामाजिक क्षेत्र में व्यय में गिरावट की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मनरेगा, जिसमें पीएम पोषण स्कीम, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में कटौती का जिक्र किया गया। जबकि आयुष्मान भारत और पीएमएवाई ग्रामीण जैसी कुछ योजनाओं में आवंटन में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए कुल बजट कुल बजट के हिस्से के रूप में कम हो गई है। यानी 2-3 स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से बढ़ा है, लेकिन अगर हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट इन तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ले, पोषण को ले, तो जो बजट की सहायता होनी चाहिए, यानी 100 रुपए का अगर बजट है, उस 100 रुपए में से जो सहायता इन क्षेत्रों को मिलनी चाहिए उसका हिस्सा कम हुआ है। इससे जो वीकर सेक्शन है, कमजोर आबादी है, उसकी सामाजिक कल्याण आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में चिंता पैदा हो गई है। और इसी चिंता का रेफरेंस मैंने उस प्रश्न के माध्यम से आपको सौंपा है। आई थिंक पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंफ्यूजिंग हो। अब स्वाभाविक रूप से आईक्यूआईपी आपके सामने आता है, और आईक्यूआईपी के लिए आता है मेरा डंडा। क्या आता है? मेरा डंडा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन आप देख सकते हैं सीधा सीधा यहां से भी कनेक्टेड है, और गरीबी और भुखमरी, सोशल जस्टिस से भी संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रश्न आपके सामने आ गया, वही प्रश्न जो मैंने आपके सामने जिक्र किया था। इस प्रश्न को आप पढ़ें कि भारत में निर्धनता और भूख के बीच में एक डाइवर्जेंस है। क्या है? सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्य से अलग अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। अब इसमें कुछ बताने लायक है, एक बार आप जरा विचार करें मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी इसमें बचाने लायक, एक बार आप ऑब्जर्व करें। देखो, मतलब यह नहीं है कि हम टॉपिक को कितनी जल्दी खत्म करें, मतलब यह है कि आप इसको कितनी बढ़िया ढंग से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करिए फटाफट बच्चों, ऑब्जर्व करो मेरे बच्चों, करो भाई। सभी बच्चे एक बार इसको प्लीज देखें। ठीक है, आपने समझ लिया? ठीक है, अभी इसी प्रश्न को इस टॉपिक के साथ, ठीक है, जोड़ ही लेंगे। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए
जो भी काम किए जा रहे हैं, देख सकते हैं कल्याणकारी योजनाएं। तो जिन योजनाओं में बजट आवंटन कम हुआ है, अगर आपके पास उसका डेटा है तो स्वाभाविक है उसमें से कोई न कोई योजना आ सकती है, या कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस डेटा के द्वारा अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 सोसाइटी देख सकते हैं, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों आते हैं। सरकारी बजट बताने की जरूरत नहीं है, और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जीडीपी पहली यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, समावेशी विकास बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या करा, इंट्रा और इंटर जनरेशनल इक्विटी। मेरे प्यारे बच्चों, समावेशी समृद्धि तभी आएगी जब हम दो पीढ़ियों के मध्य और एक ही पीढ़ी के मध्य लोगों में न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इनके स्तर पर समानता लाएंगे। क्या यह सही है कि नहीं? यानी जो अभी मौजूदा पीढ़ी, जैसे आपकी उम्र 21 साल है, तो 21 साल के जो वंचित बच्चे हैं, अगर उनको भी हम आपके साथ खड़ा नहीं कर पाएंगे तो क्या हम समावेशी समृद्धि के लक्षण को इस देश को दे पाएंगे? आप कहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा, और ये भाषण में नहीं है नेता के, ये आपको आंसर में लिखना है। तो ऐसे में जो मुद्दा अभी उठा है कि अगर हम सोशल सेक्टर पर एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, कुल बजट का जो हिस्सा है उस अनुपात में अगर हम देखें तो क्या यह इंट्रा और इंटर जनरेशनल इक्विटी से पीछे हटना है कि नहीं? ठीक है, क्लियर बच्चे? तो यहां के साथ भी सीधे सीधे कनेक्टेड है, बताने की जरूरत नहीं। फिर ऐसे आता है आपके सामने 2020 का, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। आप देख सकते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो क्या इसमें पूरा का पूरा आप चाहें तो इस रिपोर्ट को ही पूरा का पूरा एलोबरेट कर दें तो इस निबंध का अच्छा खासा हिस्सा तैयार हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है, किंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि शासन का आधारभूत लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय अगर नहीं है तो संविधान की प्रस्तावना जो शासन के लिए सब कुछ है, आधारभूत है, स्वाभाविक रूप से यह उससे पीछे हटना है। यह रिपोर्ट जो बात कहती है, कुछ बातें आप लिख दीजिए, कुछ पॉजिटिव भी कि हाँ कुछ अन्य स्कीमों पर खर्च बढ़ा है, यह भी आप बता सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा? ठीक है, जीएस पेपर 2 अब यूपीपीसीएस सेम सिलेबस है भाई। तो जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे भी मुझसे मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कहते सर ये भी देख, सब आपके पास है यार, एंजॉय करिए करंट अफेयर्स। सेम सिलेबस यूपीपीसीएस, आप इधर देखिए, सेम सिलेबस यूपीपीसीएस, सेम सिलेबस यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, इंडियन इकोनॉमी। पढ़ना नहीं है क्या बजट? आप स्वयं विचार कीजिए। ठीक है, तो बस यही पूरा टॉपिक है कि हाल के वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में खर्च में गिरावट ने कमजोर आबादी पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के बजट के करीब आने के साथ ही यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण होकर के हमारे सामने आया है, खास तौर पर महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है बजट आवंटन का, उसके संदर्भ में अब देख सकते हैं, यानी पूरी गिरावट को दिखाया गया है पूरे डेटा के द्वारा। बजटीय आवंटन में व्यापक सामाजिक क्षेत्र डिफाइन कर दिया गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे। इसके लिए केंद्रीय बजट का हिस्सा लगातार, ये प्रीलिम्स के लिए भी ट्रेंड की बात कर रहा है, कम हुआ। स्वास्थ्य व्यय कैसे कम हुआ है, डेटा आपके सामने है। ग्रामीण विकास का बजट कैसे कम हुआ, शिक्षा का बजट कैसे कम हुआ है, सामाजिक कल्याण योजनाओं का बजट कैसे कम हुआ है, आपके सामने है। अब ये चारों पॉइंट अगर आपको याद हैं तो क्या उस प्रश्न में जिसमें आपसे पूछा था कि गरीब लोग खाद्य वाला पैसा गैर खाद्य चीजों पर लगा रहे हैं, तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए डेटा आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं इस डेटा की? आप कहेंगे यस सर पड़ेगी। पड़ेगी तो उठा के चिपकाइए इसको।
ठीक है। अब योजनाओं के स्तर पर जैसे मनरेगा में गिरावट है, इसको आपको स्वयं पढ़ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कमी कमी, और उसका इंपैक्ट आपको पता है। पीएम पोषण, पूर्व में जिसे मिड डे मील कहते थे, सबसे कम आवंटन आप यहां से देख सकते हैं। आयुष्मान भारत, तो ये क्या दिखाता है, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ, ये जो गिरावट का ट्रेंड है इसके एक्सेप्शन है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम श्री योजना, इसमें बढ़त का रुझान है। तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब इन्होंने ठीक लिखा है कि भाई डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार अब लंबे समय तक है और आगे भी वो रहना चाहती, तो अपनी स्कीम पर ज्यादा फोकस करेगी। जो पिछली सरकारों ने स्कीम चालू की है स्वाभाविक रूप से उसको कम फोकस करेगी, ये बात यहां पर दिखाई गई। लेकिन इसके सीधे इंपैक्ट हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब पूरा रुझान यहां पर डेटा में, एलोकेशंस फॉर सोशल सेक्टर्स एज अ शेयर ऑफ बजट इन परसेंटेज, फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। मेरे प्यारे बच्चों, यानी 25 मतलब 24, 25, आपकी वाला 25, 26। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं हेल्थ में कितना था, यहीं से 2.4 से 3.5 हुआ, फिर 3.6 हल्का सा बढ़ा, फिर 2.28 हो गया, 2.22 हो गया, 1.75 हो गया, 1.76, 1.85, यानी ऑलमोस्ट गिरावट है। लेकिन एकदम से गिरावट नहीं, किसी साल 0.1 बढ़ गया, लेकिन उन्होंने एडिटोरियल में इसको लमसम मान करके बात कही, इसलिए उन्होंने लगातार कह दिया है। लेकिन लगातार फिर देखिए रूरल से इतने से कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर थोड़ा बढ़ा, बट वो ऑलमोस्ट कम की तरह, चूंकि इतना कभी नहीं पहुंच पाया। फिर हायर एजुकेशन में आप देख सकते हैं इतने से इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर और कम, फिर और कम, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा कम हुआ। स्कूल एजुकेशन में यहां से कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, थोड़ा बढ़ा, कम हुआ। सोशल वेलफेयर में बढ़ा, कम हुआ, कम हुआ, काफी कम हुआ, काफी कम हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा बढ़ा। तो ये ट्रेंड, ये सब आपको ऐसे ही याद रखने चाहिए जिससे कि चीजों को आप, ठीक है बेटा। अब फिर उसके बाद आता है टेबल 2, द टेबल शोज द एलोकेशंस फॉर सेलेक्ट सोशल सेक्टर स्कीम, सामाजिक क्षेत्र यानी लोगों की कल्याण की योजनाएं, एज अ शेयर ऑफ इंडिया टोटल बजट, यानी प्रत्येक बजट, प्रत्येक वर्ष के बजट में इन स्कीम्स को क्या मिला है उसका भी ट्रेंड आपके सामने है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं ये, फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, अब देख सकते हैं 19 में 36 था, 32 हुआ, फिर 21 में बढ़ा, लेकिन 22 में भयानक रूप से कम हुआ, फिर 23 में और कम हुआ, 24 में और कम हुआ, और 25 में कम है। मनरेगा का भी सेम देख सकते हैं आप इसी हिसाब से ट्रेंड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप देख सकते हैं यहां पर थे और कहां पहुंच गए, 0.25। दीनदयाल उपाध्याय 0.25 से 0.31। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 0.83 से, खैर ये बढ़ा है चूंकि सरकार की अपनी स्कीम का। फिर इसके बाद हेल्थ की सभी स्कीम्स का है, फिर हायर एजुकेशन का है। आप इसको आसानी के साथ कंपेयर करते हुए देख लीजिएगा, यानी इसका जो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि 2014 के पहले जो स्कीमें हैं, 2014 के पहले की जो स्कीमें हैं उसमें सरकार बजटीय आवंटन कम कर रही है, और 2014 के बाद वाले में बजटीय आवंटन बढ़ा है। इससे स्पष्ट दिखता है कि सरकार ने जो, वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं संचालित की हैं वह उसको सोशल सेक्टर की स्कीम में प्राथमिकता देना चाहती है, उसका लक्ष्य है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए, इस पूरे डेटा को बहुत अच्छे से समझ गए। टेबल 3 आता है, इसमें क्या है, मेजर स्कीम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबल पूल फॉर स्टेट हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यानी इन सब पर आप फिर से वही चीज है। ठीक है बच्चे, हर एक स्कीम पर आप देख सकते हैं, पीछे मैंने बता ही दिया। अब उसी चीज को यहां लिखा हुआ है, यानी शब्दों में, जिसको आप सामाजिक क्षेत्र में व्यय में अगर कमी होती है तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, आप सबको पता है।
कम आवंटन से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं प्रभावित होती हैं, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। क्यों? जो यहां लिखा नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या तो है नहीं, और या है तो वहां पर गाय और भैंस स्वाभाविक रूप से टहलते हुए मिलती हैं, चराई करते हुए मिलती हैं, यह आप सबको पता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके अलावा जो बड़ी संस्थाएं, जिसमें एक का एग्जाम्पल तो पूरे देश की स्कीम्स का हो सकता है, एम्स जैसी ऑटोनॉमस जो संस्थाएं हैं, यानी जो अपने डिसीजन स्वयं लेती हैं, के लिए स्वाभाविक रूप से जो संसाधन है वो कम होंगे, और ऐसे में भारत के स्वास्थ्य की लाइफलाइन एम्स स्वाभाविक रूप से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और कभी आप एम्स के बाहर अगर गए हो तो आप देखिए कैसे मीलों, मतलब मीलों में कह रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए। मैं पढ़ा लिखा इंसान, मैं आपको एक कहानी बताऊं, मैं अपने पिताजी को, उनको स्पेंडिलाइटिस का अटैक पड़ा, काफी पहले की बात है, लगभग स्पेंडिलाइटिस का भी अटैक पड़ता है, समझिएगा इसको। पिताजी की शरीर बिल्कुल ऐसे अकड़ गई, बिल्कुल कोई मूवमेंट ही नहीं, और भयानक पेन। मैं दिल्ली में, और मैं क्या करूं, फिर मैंने गाड़ी उठाई और मैं निकल पड़ा। लगभग ये बात है, आप मान के चलिएगा कि 7-8 साल पहले की बात है। फिर मैं निकल पड़ा, फिर नोएडा मैंने क्रॉस किया, यमुना एक्सप्रेस वे पे कुछ दूर गया तो एक जगह रुका चाय पीने के लिए, मैं और मेरे एक साथ में स्टूडेंट थे मेरे। फिर कहा कि हमने बात किया कि हम इधर से जा रहे हैं, पिताजी को तकलीफ है, लाना उन्हें किसी न किसी बड़े हॉस्पिटल, ये तो ये क्या हम गलती कर रहे हैं। फिर फटाफट हमने अपना प्लान बदला और पिताजी को बाई फ्लाइट हमने दिल्ली, और फिर मैं गया, उनको पिक किया एयरपोर्ट पे, और उनको फिर मैं एम्स लेके पहुंचा। ध्यान से समझिएगा, और मैं किसी के फोन पे वहां गया था, किसी के जुगाड़ से। तब ये हालात क्या है भाई साहब, पिताजी को रात में मैं लेके पहुंच गया था, बहुत रात नहीं थी, और वो क्या होता है, स्ट्रेचर होता है ना, स्ट्रेचर पर बैठा के मैंने कहा कि इनको, इनका पर्चा बनाइए। उन्होंने कहा स्ट्रेचर पर, मतलब उनको आप बैठाइए तभी पर्चा बनेगा। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेचर पर। अब एक व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस अटैक है, इसे वो मूव नहीं कर सकता, अब वो बैठेगा कैसे? मेरे पिताजी बेचारे जो कि तकलीफ में होता, किसी तरीके से बैठे, और मैं मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ाया हूंगा। फिर मैं कहा पापा उतरिए, क्योंकि वहां का मैंने जब रफ देखा, और फिर मैंने तुरंत, हमने कहा आइए आप बाहर खड़े हुए। फिर मैं गया, पार्किंग से गाड़ी निकाला, हम कहा चलिए चलते हैं। फिर फटाफट लेके आया, और तुरंत ऑब्वियस बगल में ही अपोलो हॉस्पिटल, फिर उसकी सेवा स्टार्ट। तो कहने का मेरा मतलब यह है, जिसमें जाए गए तो इज्जत से अंदर लिया गया, इज्जत से सारा काम हुआ, नहीं होता जैसे कि, मतलब, तो ये स्थिति है एम्स की। आप कभी देखिएगा, एम्स केवल वीआईपी लोगों का हॉस्पिटल अगर आम इंसान समझे, तो ये पूरे देश की व्यवस्था केवल और केवल वीआईपी लोगों की है। ये मैंने खुद वहां जाकर के महसूस किया। देश में ठीक है कि हम आपके लिए इतने एम्स खुलवाए, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन है। कुछ लोग अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दिल्ली एम्स ऐसे तो केवल अमीरों के, मतलब पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, मतलब जिनका होता ना, कहते हैं जुगाड़। अब ये नहीं कि ये एकदम से एब्सोल्यूट है, बहुत से गरीब वंचित लोगों का भी इलाज हुआ है, लेकिन मैं उस भीड़ को जो मैंने देखा उसके आधार पर मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूं कि दिल्ली ऐसे शहर में कम से कम 4 से 5 एम्स होने चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, जो मैंने भीड़ को देखा। ऐसा नहीं, बहुत से वंचित लोगों का भी इलाज हुआ है, मैंने स्वयं पढ़ा, आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए मैं कभी भी एकदम से नेगेटिव किसी विषय पर नहीं होता, लेकिन सामान्य रूप से आम इंसान की वहां गुंजाइश नहीं है, जबकि उन्होंने बड़ी सुविधाएं दे रखी हैं। लेकिन अगर सडन आपको तकलीफ है तो फिर तो आपके लिए एम्स बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये आपके सामने आता है, यानी अब एजुकेशन को क्या इंपैक्ट आएगा। अगर स्कूली शिक्षा के लिए कम धनराशि मिलती है तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता को ये प्रभावित करेगी, जिससे सीखने में अंतराल बढ़ता है, जैसा असर रिपोर्ट 2023 में उजागर किया गया। अगर उच्च शिक्षा में पैसा कम मिलता है तो आरएनडी पर कम खर्च होगा,
और R&D पर कम खर्च होगा तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये स्किल में बदल नहीं पाएगी, और नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक होता है, ये कभी हो नहीं पाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं एजुकेशन, ग्रामीण विकास और रोजगार। अब मनरेगा में फंडिंग नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये वही सारी समाज कल्याण, वैश्विक कंपेयर भी कर दिया हूं। स्वास्थ्य में भारत कितना करता है, ब्राजील अफ्रीका करता कितना करता है, बाप रे बाप। शिक्षा में हम कितना खर्चा करते हैं, और यूनेस्को कितना कहता है कितना खर्चा करना चाहिए। जो सोशल सिक्योरिटी नेट की बात है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हम कितना खर्च करते हैं, और जर्मनी और फ्रांस हमसे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं, ठीक है। अब आता है सरकारी योजनाएं और प्रावधान। ये जो सरकारी योजनाएं बनती हैं, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, क्या ये सरकार अपने हिसाब से चल रही? नहीं, संविधान ने उनका कर्तव्य बनाया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 47, इसको हमेशा याद रखें। यानी वेलफेयर स्कीम पर कुछ भी लिखेगा, इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लेख आपको अवश्य करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद बहुत सी योजनाएं, उन्हीं के आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आप देखते जाएंगे। संकट से निपटने के लिए मनरेगा, केस स्टडीज, इसको मैंने बताया, तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने का रास्ता, भैया पैसा बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। जवाबदेही को मजबूत करें, सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करें, निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा दें, CSR निधियों का उपयोग करें। एंड कंक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट इज क्लियर? मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया, आप मुझे बताएं पढ़ करके। तो ठीक है, इसी पैटर्न पर मैं साफ कह रहा हूं, अगर इकोनॉमिक सर्वे, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर ये आपने नहीं किया तो बहुत इसमें कुछ छूटने वाला। चूंकि इकोनॉमिक सर्वे का मतलब केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, GS1 सोसाइटी सारा कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें अर्बनाइजेशन भी आएगा, वुमेन भी आएगा, पॉपुलेशन भी आएगा, सारा कुछ आएगा। उसमें एनवायरमेंट भी आएगा इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, उसमें आपदा भी आएगी, उसके लिए भी फंड दिया जाएगा, उसके लिए भी सर्वे में बातचीत होगी। तो सर्वे और बजट, GS के चारों पेपर और ऐसे और प्लस ऑप्शनल, तीनों के लिए महत्वपूर्ण। अब आप कहेंगे सर कौन सा ऑप्शनल? IR के लिए भी महत्वपूर्ण। आप कहेंगे IR के लिए? जी हाँ, बजट में हम पड़ोसी देशों की सहायता करते हैं फंड के द्वारा। कितना फंड हम श्रीलंका, नेपाल को दे रहे हैं, अन्य देशों को, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैश्विक परिस्थितियां किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी को प्रभावित करता है, अगर इस पर पूरा का पूरा विस्तार इकोनॉमिक सर्वे में ना हो तो कहिएगा। आप इकोनॉमिक सर्वे में इंडिया की GDP जो डाउन गई है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें आप जरूर एक लाइन पढ़ेंगे, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। क्या ये IR का विषय नहीं? तो जरा समझिएगा इस चीज को, ठीक है।